ओके सो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम बैरोमीटर और गैस प्रेशर इन ए वेसल उसको मेजर करते हैं मैनोमीटर से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिससे बच्चों आपको पता है कि जो अर्थ है is surrounded by several gases, right? जैसे कि क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, CO2 गैस एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस हैं ना। एंड यू कैन से कि जो अर्थ है वो इन गैसेस से ढकी हुई है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है गैसेस, ठीक है। और कितनी दूर तक होती हैं? अप टू 800 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप समझ सकते हो कि अर्थ सरफेस से कितनी दूर तक जो है वो ये एयर प्रेजेंट है। इतनी बात सबको क्लियर है? और ये जो गैसेस हैं ये सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। सो मैं इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ कि गैसेस या एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसीलिए ये जो गैसेज हैं जब सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं ग्रेविटी की वजह से, तो देन दीज गैसेज एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। देयरफॉर दीज गैसेज एक्सर्ट प्रेशर। ओके, और इसी प्रेशर को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बात आपको पहले से भी पता है, बट मुझे बताना है इसलिए बताया कि मैंने जो अर्थ है सराउंडेड बाय ऑल दीज गैसेस एंड दीज गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइन, नाउ कैसे मेजर करते हैं? तो एक रफ डायग्राम में बनाता हूँ इसका कि
ये एक मरकरी बैरोमीटर है और इसमें एक इस तरीके से ट्यूब रखी जाती है जिसका जो बाहर का एंड होता है ये क्लोज होता है और इस ये जो आप ये वेसल देख रहे हैं इस तरीके से इसमें मरकरी फील्ड होती है। दिस इज द मरकरी। एंड ये जो ट्यूब है बच्चों ये वाली ये देख रहे हो आप, जब इसमें डालते हैं ये टॉर्सल्स मरकरी बैरोमीटर होता है। तो अब मुझे बताओ ज़रा, जब ये गैसेज हैं एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं N2 CO2 O2, जब ये गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करेंगी सरफेस ऑफ द अर्थ में तो क्या ये जो मरकरी है इस ग्लास ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगी? यस या नो? क्योंकि जब नीचे प्रेशर पड़ेगा तो ऊपर की तरफ राइज करेगी। और अब बताओ बच्चों फिर प्रेशर क्या होना चाहिए? जितना ये मरकरी इस ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगी दैट मीन्स इस हाइट को हम लोग मेजर कर लेंगे, ठीक है, इस सरफेस ऑफ अर्थ से। ओके, और इस हाइट को मेजर करने के बाद जो ये हाइट होगी दैट विल बी द प्रेशर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये जो हाइट होगी दैट विल बी द प्रेशर। ओके, तो जितना ज़्यादा, क्या बच्चों एक चीज़ छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अगर ये गैसेस एटमॉस्फेरिक गैसेस जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगी इस मरकरी पे, मरकरी के अंदर टेंडेंसी होती है राइज करने की, तो इस वजह मरकरी लेते हैं। ऊपर से मरकरी जो होती है ये ग्लास में स्टिक नहीं करती है। अगर स्टिक करती है तो राइज नहीं करती, तो ग्लास में स्टिक नहीं करती मरकरी, पहली बात तो ये अच्छी है। और ये जो है बहुत ही कम वोलाटाइल होती है, यानी कि इवेपोरेट भी नहीं होती मरकरी, इसलिए मरकरी को लिया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल एंड सेकेंड थिंग इट इज़ वेरी लेस वोलाटाइल, दैट मीन्स इवेपोरेट नहीं होगी। तो बच्चों ये गैसेस जब इस ग्रेविटी की वजह से इस सरफेस पे प्रेशर लगाएंगी तो ये मरकरी इस ट्यूब में ऊपर की तरफ राइज करेगी और जहाँ पे राइज करना बंद करेगी उससे हम वहाँ तक की हाइट को मेजर कर लेंगे इसकी, और दैट विल बी द प्रेशर। ओके, तो बस ये सिंपल आपका है। सो आई कैन से कि प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P directly proportional to the height of the tube. Can I say that? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है वो किसके बराबर होगा? हाइट ऑफ द मरकरी की। और बच्चों एक हाइट ऑफ द दिस ट्यूब, जितना इसमें मरकरी राइज कर रही है जितनी हाइट तक, इसको कॉलम कह सकते हो, दिस इज अ कॉलम। बच्चों एक चीज़ और बताना जरा, अगर मरकरी जितनी ज़्यादा हाइट करेगी इस पे, क्या इस कॉलम का मास बढ़ता जाएगा घटता जाएगा? अगर मान लो पहले इसका हमने कुछ भी मास मेजर कर लिया है तो मास विल इंक्रीज या डिक्रीज? अगर मैं यहाँ पे गैसेस का प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट होगा तो इंक्रीज। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि इसके अंदर क्या फील होती जा रही है? मरकरी। तो प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द column of the height and proportional to the mass of the column, proportional to the mass. ओके, ये बात हम लोग लिख सकते हैं इजीली। नाउ वी नो वन फॉर्मूला, व्हाट? P इक्वल टू F बाई A होता है, एंड F को आप क्या लिख सकते हो? मास इंटू ग्रेविटी डिवाइड बाई A, ठीक है। और अगर इस मास को आप देखें सो मास को क्या लिख सकते हो बच्चों? मास M इक्वल टू मरकरी की डेंसिटी जो होती है ना बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और लेट मी टेल यू कि मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है। किसी को पता है मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? 13.6 ग्राम पर ml। ग्राम पर ml।
mm मिलीमीटर ना? यस सर। ठीक है। जो मास, अच्छा डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं मास को सोचता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। सो ये बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है। एनसीईआरटी में तो मेंशन भी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अगर इस तरह क्वेश्चन फेस होते हैं तो दिक्कत ना है आपको। डेंसिटी, वॉल्यूम को लिख सकते हो हाइट ऑफ द कॉलम, हाइट ऑफ द कॉलम इनटू एरिया, DHA, इस तरीके से। ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट P इक्वल टू M की जगह क्या पुट कर दिया हमने? D इंटू H इंटू एरिया। इसको एरिया में यहाँ पे ए कर देता हूँ, डिवाइड बाई सॉरी इंटू G डिवाइड बाई A। तो P कितना आ गया? H DG। अब ये फॉर्मूला सब लोग जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सर ये एरिया क्या है? ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कॉलम का बेटा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 ATM कितना होता है इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग, कि 1 ATM जो होता है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर तब आता है जब मरकरी जो होता है वो कितना 760 mm इतना हाइट को राइज करता है। जब हाइट 760 mm तक होता है तो समझ लेना कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 1 कितना है 1 ATM है। या इसको सेंटीमीटर में करना चाहो तो यू कैन से 76 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट ऑफ द मरकरी। बट ये जो हाइट होती है ना बच्चों, ये मिलीमीटर में ही मेजर करते हैं। ठीक है। और मरकरी जो डेंसिटी है जो मरकरी की, दैट यू हैव टू टेक 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी है मरकरी की, आपको जो यूज करनी है। जनरली जो मरकरी की डेंसिटी है बच्चों वो दी होती है। ये सब चीज़ें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हैं। अब इसे मैंने कल बात की थी SI यूनिट ऑफ प्रेशर की, SI यूनिट ऑफ प्रेशर। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो होता है दैट इज P इक्वल टू क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये इसकी यूनिट होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। इसको पास्कल भी कहते हैं। तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी 1 इंटू 10⁵ शायद से 1 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप देख सकते हो कि P इक्वल टू अभी हमने सीखा है H इंटू D इंटू G। H रो G है, H D G हाइट डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी का इंपॉर्टेंट रोल है टू अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब आपको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है प्रेशर की यूनिट, तो आपको हाइट जो है वो किस में रखनी पड़ेगी? मीटर में। तो अभी मैंने क्या बताया था बच्चों कि 1 ATM जो होता है दैट इज 760 क्या होता है मिलीमीटर, राइट। तो मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों? 0.76 मीटर। तो यहाँ पर 0.76 मीटर रख दिया हमने। डेंसिटी जो हमने मरकरी की बताई थी वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बताया ना अभी मैंने, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बच्चों बताओ हमें प्रेशर की यूनिट SI यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है तो डेंसिटी किस में रखना चाहिए? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना। तो आपको इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Yes, sir. यू नो 13.6 को ग्राम ऊपर ग्राम को केजी में लिख दो 10⁻³ मल्टीप्लाई करके, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लिख दो। और ये सब कन्वर्जन बच्चों पता होंगे आपको। 1 ग्राम 10⁻³ केजी एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, ऑल दिस यू नो। सो यहाँ पर जब पुट करोगे डेंसिटी ऑफ द मर्करी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, then you will get 13.6 kilogram per meter cube into
ग्रेविटी किस में मीटर पर सेकेंड में कितनी होती है बच्चों? 9.8. व्हेन यू सॉल्व दिस ना, व्हेन यू सॉल्व दिस द वैल्यू विल कम आउट टू बी 101,325. इसको यूनिट देखना आप, यहाँ पे वैल्यू पुट करना मीटर में, इसको केजी पर मीटर क्यूब में, और यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में. तो जब इसको देखोगे तो ये आएगा आपका केजी, क्योंकि यहाँ पर मीटर बच्चों, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर से मीटर यहाँ पे कट जाएगा, केजी बचेगा, और 1 मीटर नीचे बचेगा, तो केजी मीटर इनवर्स एंड सेकेंड की पावर -2, एस फॉर सेकेंड की पावर -2. ओके बच्चों, सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पास्कल. सो नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर प्रेशर, क्योंकि अभी भी मैंने कल भी देखा कि 12th के बच्चों को जो है अभी ये नहीं पता था कि ये कैसे मेजर करते हैं प्रेशर. तो छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं साइंस में. एंड इसी को देखो, इसी को मैं अगर पॉइंट में लिखना चाहूँ तो ये 1.01325 10 की पावर 5 हो सकता है बच्चों. उसी को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 करके सॉल्व कर लिया था न्यूमेरिकल में रखने के लिए, कि भाई जो है पास्कल को 1 × 10⁵ ले लो. कैसे लिया था मैंने? इसी क्या बोला कि इसी को आप पास्कल ले सकते हो ना, ठीक है. सो इसको मैं ले सकता हूँ 101,325 पास्कल, क्योंकि जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दैट इज अ पास्कल ऑल्सो. एंड इसको ले सकता हूँ 1.0325 10 की पावर 5 पास्कल. ओके, और इसी को मैंने कहा था कि आप अप्रॉक्सीमेटली इतना ले सकते हो 10 की पावर 5 पास्कल, और ये किसके बराबर है? 1 ATM के बराबर है, ठीक है. E = 1 बार के बराबर हो सकता है. तो कभी कभी ना बच्चों देखो, आप देखना एक आधे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें कि बस ऐसे दे देंगे कुछ ATM में या सेंटीमीटर में दे देंगे, हाइट मरकरी के पूछेंगे पास्कल में कितना होगा, तो आपको यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है. आई थिंक ये सबको क्लियर है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बच्चों. ओके, अब आते हैं. अच्छा, मैंने एडवांटेज ऑफ मरकरी जो बताया सबको याद है ना, कि मरकरी सबसे कम वोलेटाइल होता है एंड इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास वॉल्स, राइट. अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ गैस प्रेशर. मेजरमेंट ऑफ गैस प्रेशर. तो मैंने कहा था कि गैस प्रेशर को आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो मेजर करने के लिए दैट इज कॉल्ड मैनोमीटर. मैनोमीटर, राइट. और ये 2 तरीके का होता है, ओपन एंड मैनोमीटर एंड क्लोज एंड मैनोमीटर. ठीक है बच्चों, ये 2 तरीके का होता है. तो देखो समझते हैं इसको, बहुत सिंपल है. ये कुछ इस तरीके का यूट्यूब जैसा होता है, लाइक दिस. ओके, एंड इस तरफ जिस गैस का प्रेशर मेजर करना हो बच्चों उसको इसमें जोड़ देते हैं, और इधर इसमें गैस को अंदर आने के लिए बना होता है, यहाँ पर गैस है, ठीक है. और इनिशियली इसमें जो ये 2 लिम्ब है, एक लिम्ब जो है ओपन है और एक तरफ गैस को कनेक्ट किया जाता है ना. तो यहाँ पर कौन इंटर करेगा अंदर से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. क्योंकि जो बाहर की गैसें हैं वो आ सकती है ना अंदर यहाँ से.
तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस, या फिर बच्चों मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ क्या, पी ए का मतलब क्या यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। और अभी देखो इनिशियली हमने यहाँ पर मरकरी फिल की हुई है, ये आपकी मरकरी है बच्चों, ठीक है, और बिल्कुल बराबर एंड तक, मतलब ये हाइट बिल्कुल सेम है इनिशियली, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसको बंद कर रखा है, स्टॉप कॉक बोल दो, कुछ भी कह दो, जिससे कि गैस अभी अंदर ना जा पाए, ठीक है। हमको इस फ्लास्क के अंदर जो गैस भरी हुई है उसका प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये हाइट इनिशियली सेम है। अब बच्चों मुझे बताना, जब मैं इस फ्लास्क को ओपन करूँगा तो जो जो गैस है वो इस कॉलम के अंदर इंटर करेगी, या यूट्यूब का शेप जो देख रहे हो आप मैनोमीटर, ये इसमें इंटर करेगी। बच्चों बताना, ये जो आप देख रहे हो तो इसमें मरकरी राइज करेगी किस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। राइट साइड। राइट साइड। क्योंकि बच्चों ये गैस जब प्रेशर लगाएगी तो मरकरी इधर की तरफ क्या करेगी, राइज करेगी, ठीक है। अब अगर ऐसा हो पर जी, तो लग रहा है। ओके, अब अगर देखो ऐसा हो जाए बच्चों, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात करने जा रहा था। तो इसमें 3 पॉइंट बन सकते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस का प्रेशर सेम है तो फिर ये राइज नहीं करेगी। तो अगर ऐसा हो जाए कि पी ए इक्वल टू पी गैस, पी ए मतलब बच्चों क्या है, पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है, गैस प्रेशर। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट बिटवीन टू लिम्ब, ओके। इस लिम्ब में हाइट का कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या इस पॉइंट से सब लोग एग्री कर रहे हो, राइट? बोलो। सर लेकिन पीए तो पहले भी लग रहा था, अब गैस का लगा है तो राइस तो करनी चाहिए। ये इसको, हाँ वो आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट को ऐसे देख करके, बट एक्चुअल में जब आप ये दोनों बराबर होंगे तो ये दोनों सेम लेवल पे ही सेट होंगे। वो मेरे बनाने के तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमने गैस के प्रेशर को यहाँ पे इंटर किया तो ये हाइड करना चाहिए था। तो आप इसको, देयर इज इक्विलिब्रियम, जब गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होंगे तो देयर इज इक्विलिब्रियम ना, ये जितना ये इधर राइज करेगा उधर इसको प्रेस करेगा और ये लेवल हमेशा बराबर रहेगा। और जब गैस जो है, जब गैस, आप ये सोच लो कि ये सिचुएशन तब है जब हमने ना तो इसको ऐड किया है और ना इसको ऐड किया, आप ऐसे समझ लो। तब ये क्या होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे जाके रुकेंगे अगर ये दोनों का प्रेशर बराबर है तो। यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट। दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि आपने डायरेक्टली यहाँ पे ना फाइनल सिचुएशन देख ली इसलिए आपको ऐसा लगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो क्या होगा, जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना राइट रहा साइड है। हूँ। हाँ, जब गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट मुझे बनाने चाहिए। तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि गैस ने प्रेशर एग्जर्ट किया तो ये कुछ यहाँ पे ज़्यादा रुका और ये कुछ इस तरीके से मरकरी यहाँ पर इतना कुछ राइज कर गई, ओके। यू विल सी लाइक दैट, है ना। तो जो ये डिफरेंस है वो कितना आएगा, हाइट का डिफरेंस, इतना आपका हाइट का डिफरेंस आ गया ये h, ठीक है। तो सेकेंड केस में आप क्या ले सकते हो कि जो गैस प्रेशर पी जी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, इस हाइट के बराबर ना, तो पी ए प्लस एच, पी ए प्लस एच। और थर्ड में मैं क्या कर सकता हूं, अगर इस सेकेंड केस में क्या सीखा आपने, जो पी गैस है इज ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड केस में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गैस प्रेशर से तो आपको ये कैसा दिखेगा, तब बच्चों कैसे दिखेगा आपको ये,
तब इसका देखो इधर का पॉइंट ये फिक्स होता है, ठीक है। सो अब ये हो सकता है अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है तो फिर आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि ये ज़्यादा प्रेस करेगा और ये हाइट जो यहाँ पर इधर फिक्स होती है, ये हाइट इधर इतनी हो गई एच, तो जो हाइट इस साइड कुछ कम हो गई है ना, इस साइड हाइट कुछ कम हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि जो पी गैस है अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम करेगा हाइट को, तो पी ए माइनस एच। तो मैं आपसे कहूँ कि गैस प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ द इन लिम्ब, और कॉलम कह सकते हो, इस पे होगा। और ये अगर अगर क्लोज्ड एंड होता, ये क्लोज्ड एंड होता तो क्या करते, अगर ये एंड क्लोज होता ना तो बस एक ही तरीके था कि गैस के प्रेशर यहाँ पे डालते और गैस के प्रेशर अगर जितना प्रेशर लगाती गैस, जितना ये हाइट ऊपर तक जाता, दैट इज द प्रोपोर्शन टू द गैस प्रेशर बस। तो चाहे ओपन एंड हो क्लोज एंड हो, द प्रेशर ऑफ द गैस होगा प्रोपोर्शनल टू हाइट, और ये हाइट किस में आती है हमेशा, मिलीमीटर ऑफ द मरकरी। तो सब इक्वल टू आई कैन राइट एच मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। और इसको अगर मैं एटीएम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, सबको बताया था मैंने, 1 एटीएम कितना होता है 760 mm मिलीमीटर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H अपॉन 760 ATM। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हो कि जो प्रेशर होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम या हाइट ऑफ इन द लिम्ब। जितना जितना प्रेशर लगेगा उतना ये मरकरी राइज करेगी, बस इस तरह आप देख सकते हो। अब मैं थोड़ा सा I would like to discuss different types of containers. Different types of container. ध्यान देना, क्लोज, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। अब बच्चों बताओ जरा मुझे, अगर क्लोज्ड रिजिड कंटेनर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और ये बिल्कुल क्लोज्ड है, यहाँ से इसको बिल्कुल मूवेबल नहीं है, यहाँ पर आप इसको वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस गैस को आप हीट करते हो इसके अंदर, इफ़ यू हीट द गैस, तो क्या चीज़ कांस्टेंट बनी रहेगी इसके अंदर, वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। जो V होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि रिजिड है, ये क्लोज है, और हीट करोगे तो गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और फिर गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, और वो ज़्यादा वेलोसिटी से, ज़्यादा इंटेंसिटी से वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड करेंगे, तो प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। तो क्लोज रिजिड कंटेनर है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यू हैव टू अप्लाई चार्ल्स लॉ, क्योंकि वॉल्यूम किस में कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में ना, नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल भी कांस्टेंट है। तो इस केस में आपको नहीं, वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट होता है कौन सा लॉ होता है बेटो, गेल-लुसाक लॉ, राइट। हाँ, P प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट V। तो वी कैन राइट P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा इन ए क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। और मैं दूसरी बात करूँ
क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर, क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर अगर है तो इसका मतलब क्या होता है क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर का? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पिस्टन लगे हुए हैं और ये पिस्टन क्या है, मूवेबल है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, दैट इज़ क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर। ये अगले चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना कि क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर का मतलब होता है कि वी हैव ए मूवेबल पिस्टन और इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लोज नॉन रिजिड कंटेनर में क्या कांस्टेंट रहेगा बच्चों? वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जब आप हीट करोगे इसको तो वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज, और इसलिए यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। एंड हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू T होगा, यानी कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2, ये ठीक है। तो ये फार्मूले ऐसे नेम दे देंगे और कोई लॉ नहीं बताएंगे, चार्ल्स लॉ है या बॉयल्स लॉ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फार्मूले लगने वाले हैं। और एक और ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर जो ओपन वेसल होता है, इन ओपन वेसल वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ कांस्टेंट, एंड यू नो कि अगर यहाँ पे गैस है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक गैसेस भी हैं, तो एक टाइम के बाद क्या आ जाएगा इनके बीच में इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो गैस है उसके बीच में गैस है तो इक्विलिब्रियम रहेगा। तो अब इस रूम के अंदर अगर 2 पार्टिकल हों, 4 पार्टिकल हों, हम गैस का वॉल्यूम तो इस क्लोज वेसल का वॉल्यूम ही तो लेंगे, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, तो फाइनली प्रेशर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओपन वेसल और एटमॉस्फेरिक जो गैसेज उनके बीच में इक्विलिब्रियम होने की वजह से, तो ओपन वेसल में जो प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं वो दोनों कांस्टेंट होते हैं। तो P एंड V कांस्टेंट अगर हैं तो क्या चेंज हुआ आपका, मोल्स एंड टेम्परेचर, वाई टेम्परेचर मोल्स, क्योंकि जो हीट करोगे तो दिस जो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो वी कैन राइट PV इक्वल टू N1RT1 और PV इक्वल टू N2RT2, तो इस इक्वेशन से आ जाएगा N1T1 इक्वल टू N2T2, ये R क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैंसिल। तो ये 3 फार्मूले हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अप्लाई करने हैं, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आप फेस करते हो तो, ठीक है। और सुनो, अब मैं जिससे कि अभी नेक्स्ट पार्ट में अभी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में, ओके।